हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अनूप शर्मा और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ ऑसिलेशन यानी एसएचएम का नेक्स्ट पार्ट, सिंपल पेंडुलम। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे होंगे, ये अर्थ होगी और अर्थ है तो इसकी रेडियस क्या होगी? आर होगी। और यहाँ कहीं हमने एक सिंपल पेंडुलम हैंग करके रखा हुआ है जिसकी लेंथ है एल। तो अब ये जो पेंडुलम है, पेंडुलम का ये जो बॉब है, अर्थ इसे अपने सेंटर की तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगी और फोर्स कितना लगाएगी? mg। अब देखिए, यानी कि ये स्ट्रिंग इधर इंक्लाइन हो गई, कितना एंगल? थीटा। तो फिर ये एंगल हो गया थीटा, रेडियस यहाँ एंगल कितना हो गया? अल्फा। तो इस mg को अगर हम रिजॉल्व करें तो इधर होगा mg cos थीटा प्लस अल्फा, और mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा mg साइन थीटा प्लस अल्फा। ये जो mg साइन थीटा प्लस अल्फा है, ये प्रोवाइड करेगा रेस्टोरिंग फोर्स। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क की अगर हम बात करें तो फोर्स कितना हो गया? mg साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू एल। आप कहते हैं यहाँ पे कि फॉर स्मॉल एंगल, यानी एंगल अगर छोटा है तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा अप्रोक्सीमेट क्या होना चाहिए? थीटा। तो यहाँ जो टॉर्क लग रहा है वो हो गया था mgl, थीटा कॉमन ले लिया, हो गया 1 प्लस अल्फा अपॉन थीटा। अब देखिए, अल्फा और थीटा दोनों ही क्या है? स्मॉल एंगल है। तो अगर हम यहाँ थीटा लिखते तो थीटा क्या हो जाता भाई? x अपॉन एल। अल्फा यहाँ पे अगर हम लिखें तो क्या होगा? x अपॉन आर ई। और अल्फा अपॉन थीटा अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा एल अपॉन आर। एल हो गई लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे टॉर्क जो होता है, एक इक्वेशन तो हमने ऐसे बना ली, दूसरी इक्वेशन जो टॉर्क है वो टॉर्क होता है आई अल्फा, यानी आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमने लिखा आई आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये दूसरी इक्वेशन होगी। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वल कर लें तो आई ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg l थीटा हो गया और 1 प्लस अल्फा अपॉन थीटा हो गया। तो देखिए, थीटा से ये थीटा कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यानी एल यहाँ पे रह गया आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा यहाँ पे हमको मिल जाएगा, या आई को लिख देते हैं हम एम एल स्क्वायर। तो एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया यहाँ पे एम जी एल, और ये हो गया 1 प्लस एल अपॉन आर ई। अभी अभी हम लोगों ने लिखा है अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ई। अब यहाँ से एक एल कैंसिल हो जाएगा, एम कैंसिल होगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल हो गया जी अपॉन एल और 1 प्लस एल अपॉन आर ई। तो इस तरीके से हम लोगों ने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया। अब ओमेगा जब हमें मिल गया तो ओमेगा मिल गया तो फिर हम यहाँ लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन एल 1 प्लस एल अपॉन आर ई, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल हो गया जी 1 बाई एल प्लस 1 अपॉन आर ई। तो फिर t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट और 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर ई। या इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी, और ये रहा 1 बाई एल प्लस 1 अपॉन आर ई। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ये है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। और यही पे अब थोड़ी अगर हम कंडीशनल बातें कर लें कंडीशन की, और लिख दें कि इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इनफाइनाइट, यानी जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ है इनफाइनाइट, तो यहाँ पे फिर 1 बाई एल क्या हो जाएगा? 0। अब 1 बाई एल यहाँ पे 0 होगा
तो फिर t इज इक्वल हो जाएगा 2 पाई रूट आर ई अपॉन सी, और न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के अगर इसे हम सॉल्व करें तो यह आएगा 84.6 मिनट। यानी ऐसे टाइम पीरियड, ऐसे सिंपल पेंडुलम जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी उसका टाइम पीरियड होगा 84.6 मिनट। या दूसरी बात करते हैं हम लोग यहीं पे, यहाँ लिख दिया हमने इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम is equal to radius of earth, radius of earth, यानी L इज इक्वल कितना होना चाहिए RE, तो T इज इक्वल क्या हो जाएगा 2 पाई, ये हो गया था 1 अपॉन G, 1 बाई आर ई हो गया प्लस 1 बाई आर ई हो गया, यानी टाइम पीरियड जो यहाँ से आपको मिलेगा वो हो गया 2 पाई रूट आर ई अपॉन 2, यानी ये होना चाहिए था फिर 84.6 अपॉन रूट 2, या हम कहेंगे इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 84.6 इंटू 0.707, क्योंकि 1 बाई रूट 2 का मतलब 0.707, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 1 आवर, यानी लगभग 1 घंटे के आसपास होगा, 59.7 मिनट का होगा। अब अगर यहीं पे अगली कंडीशन सेट किया जाए, कह दिया जाए कि लेंथ, यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम इज वेरी स्मॉल, यानी पेंडुलम की लेंथ बहुत छोटी है, तो 1 यानी L क्या हो गया लेस देन RE, तो यहाँ 1 बाई L जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा किससे 1 अपॉन RE से, तो टाइम पीरियड फिर होगा 2 पाई रूट L अपॉन G, यानी ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ये स्मॉल पेंडुलम के लिए यूज किया जाएगा जिसकी लेंथ बहुत कम होगी एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो T इज इक्वल हो गया 2 पाई रूट L अपॉन G। अब अगर यही हम लोग बात कर ले परसेंटेज चेंज इन टाइम, तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए और मान लिया हमने G क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो फिर L क्या होगा प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर होगा, तो डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 ये हो जाएगा 2 डेल्टा T बाई T इंटू 100, और इस तरीके से हम लोग परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लेंगे। या अगर हम कहते नहीं लेंथ कांस्टेंट है, G वेरी कर रहा है, यानी L को हमने कह दिया कांस्टेंट है, G जो है वो चेंज हो रहा है यानी नॉट कांस्टेंट है, तो फिर T क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट G होगा, यानी T क्या होगा प्रोपोर्शनल G की पावर माइनस हाफ होगा, G की पावर माइनस हाफ होगा, तो ये हो गया फिर डेल्टा T अपॉन T इंटू 100 इज इक्वल माइनस डेल्टा G अपॉन G इंटू 100, यानी इस तरीके से हम लोग परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो था सिंपल पेंडुलम जिसका जो मेन फॉर्मूला हमने बताया T इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन G, और ये था 1 बाई L प्लस 1 अपॉन RE, और ये बेसिक मेन फॉर्मूला है, इसी से हमने बाकी के 3 केस डराइव किए हैं, तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। अब आगे लौट करके हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब हमने आपसे बताया भाई सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम क्या होता है भाई, तो देखिए सेकेंड पेंडुलम जो है यानी अगर हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is 2 seconds, then it is called second pendulum.
and it is used to compare the gravitational field between two places. यानी सिंपल पेंडुलम होता है ये, और ऐसा सिंपल पेंडुलम होता है जिसकी का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है। अब 2 सेकेंड होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो 99.7 सेंटीमीटर यानी अप्रोक्सीमेट 1 मीटर होती है। यानी t इक्वल टू अगर हम लिखे यहाँ पे 2 पाई रूट एल अपॉन जी, तो फिर लेंथ यहाँ पे होना चाहिए भाई जी डी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और ये होती है अप्रोक्सीमेट यानी 99.7 सेंटीमीटर या अप्रोक्सीमेट 1 मीटर। तो ये अप्रोक्सीमेट 1 मीटर लेंथ का ये सिंपल पेंडुलम होता है और इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड का होता है, और इसे यूज करते हैं किसी भी दो प्लेस की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कंपेयर करने के लिए। तो इसे कहा जाता है सेकेंड पेंडुलम। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं भी। अब हमने लिखा यहाँ पे पेंडुलम प्लेस्ड इन नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम। यानी नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम वो रिफरेंस फ्रेम होते हैं जो किसी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन से मूव करते हैं। अगर ऐसा कोई रिफरेंस फ्रेम है, सपोज हमारे पास में एक लिफ्ट, अब इस एलिवेटर यानी लिफ्ट की अगर हम लोग बात करें और इस लिफ्ट में ये सिंपल पेंडुलम लगा हुआ है, लिफ्ट हमारी एक्सेलरेट हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन ए, तो हम कहेंगे यहाँ पे इसका जो वेट होगा, तो वेट तो होगा ही होगा, वेट के अलावा एक स्यूडो फोर्स भी एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका जो अपैरेंट वेट है mg डैश वो होना चाहिए फिर mg प्लस m a नॉट, यानी जो यहाँ g डैश होगा वो होगा g प्लस a नॉट। तो इस समय इसका टाइम पीरियड होना चाहिए 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस ए नॉट। यानी यहाँ जो इसका टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड हो गया जी प्लस ए। तो ये हो गया टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देन वी कैन से दैट n is equal to 1 upon 2 pi root g by L। तो इस तरीके से ये इसका टाइम पीरियड हो गया और ये हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे देखते हैं हम लोग। अब मान लीजिए यही जो लिफ्ट थी हमारे पास में, वो लिफ्ट मूव कर रही होती डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर ये लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती ए नॉट एक्सेलरेशन से, तो यहाँ जो हमने सिंपल पेंडुलम हैंग करके रखा है, इस सिंपल पेंडुलम पे इसका जो अपना वेट होगा वो तो एक्ट करेगा भाई वर्टिकली डाउनवर्ड mg, बट इस पे जो स्यूडो फोर्स होगा वो लगना चाहिए अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम यानी अपवर्ड। तो यहाँ जो बॉब का अपैरेंट वेट है वो होना चाहिए था mg माइनस स्यूडो फोर्स यानी ma नॉट। तो ऐसी कंडीशन में जो g डैश होगा वो होगा g माइनस a नॉट, g माइनस a नॉट, और टाइम पीरियड इसका होना चाहिए था 2 पाई रूट एल अपॉन जी माइनस ए नॉट। और फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो वो होना चाहिए था 1 अपॉन 2 पाई रूट जी माइनस ए नॉट अपॉन एल, यानी ये होना चाहिए इसकी फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की बात कर ली। अब देखिए यहीं पे अगर हम आपसे कहें कि जो हमारे पास में एक ट्रॉली और ये ट्रॉली किसी एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है। अब ये ट्रॉली अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रही होगी और इसमें हम किसी सिंपल पेंडुलम को हैंग करके ऐसे रखते, तो इसके बॉब पे इस डायरेक्शन पे लग रहा होता स्यूडो फोर्स और डाउनवर्ड होना चाहिए था इसका अपना वेट, जिसकी वजह से ये यहाँ कभी आ जाएगी। अब ये जब
यहाँ चल के आ गया तो स्ट्रिंग कितना घूम गई, एंगल थीटा घूम गई। ये हो गया इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए इसका अपना वेट होना चाहिए mg, हॉरिजॉन्टली होना चाहिए स्यूडो फोर्स ma0। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए और कितना होना चाहिए, तो हम कहते हैं mg स्क्वायर प्लस ma0 स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स क्या हो गए परपेंडिकुलर, तो इतना ही इस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होगा। यानी यहाँ पे जो इसका इफेक्टिव वेट होगा mg डैश वो होना चाहिए था अंडर रूट में mg स्क्वायर प्लस ma0 स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया g डैश जो होगा अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर। तो इसका टाइम पीरियड होना चाहिए 2 पाई रूट एल अपॉन जी डैश, और जी डैश की वैल्यू हमको यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरीके से हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे। और अगर हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फिर हम लोग कहते कि एन इज इक्वल होगा 1 अपॉन 2 पाई रूट जी डैश अपॉन एल। तो ये होना चाहिए फ्रीक्वेंसी और ये हो गया टाइम पीरियड। यानी हमें नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है तो हमें इफेक्टिव जी कैलकुलेट करना होगा, और इफेक्टिव जी की वैल्यू यानी जी डैश कैलकुलेट करने के बाद हम टाइम पीरियड आसानी से लिख सकते हैं। अब आगे लौट करके कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमने कह दिया कि ये कोई सर्कुलर ट्रैक हो गया। अब इस सर्कुलर ट्रैक पे ये तो रोड की विड्थ हो गई, ये कोई गाड़ी है और गाड़ी की सीलिंग में या किसी और रोटेटर में ये हो गई भाई गाड़ी। अब ये गाड़ी की सीलिंग है, इसमें अगर हमने सिंपल पेंडुलम को ऐसे हैंग करके रखा हुआ है तो सिंपल पेंडुलम पे फिर इस डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लग रहा होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट होना चाहिए था भाई mg। तो अब यहाँ जो इसका इफेक्टिव वेट होगा mg डैश होगा, और ये इफेक्टिव वेट जो mg डैश है वो होना चाहिए अंडर रूट mv स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम जी डैश कैलकुलेट करें तो ये आ गया अंडर रूट बी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और टाइम पीरियड यहाँ लिखते तो होता 2 पाई रूट एल अपॉन जी डैश। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर भी इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, और इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम के लिए तो फिर आ गए हम लोग यहाँ पे, यानी इस बार हमने आपसे कहा कि ये तो कोई इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन एंगल है वो है थीटा। इसी इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉक्स रख दिया हमने, ये बॉक्स हो गया, और इस बॉक्स की सीलिंग से हमने एक सिंपल पेंडुलम हैंग करके ऐसे रखा हुआ है। अब जब इस बॉब को हम यहाँ पे रिलीज करेंगे, तो जब हम इस बॉब को यहाँ पे रिलीज करेंगे तो ये बॉब हमारा इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा और इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए जी साइन थीटा। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे रिलीज करते हैं तो ड्यू टू mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करता है, तो फिर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g sin थीटा। अब g sin थीटा एक्सेलरेशन हो गया इसके पास में, तो फिर इस बॉब पे इस डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगना चाहिए mg sin थीटा, mg sin थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरीके से इसका वेट हो गया mg। अब ये थीटा एंगल ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा, यानी यहाँ पे हमारे पास में दो फोर्स हो गए, एक हो गया mg, दूसरा हो गया mg sin थीटा, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कि g डैश इज इक्वल टू अंडर रूट जी साइन थीटा स्क्वायर करते प्लस जी का स्क्वायर करते, यानी हमने लिखा यहाँ पे भाई जी साइन थीटा स्क्वायर किया प्लस जी स्क्वायर हो गया प्लस 2
जी साइन थीटा, और ये होता है कॉस 90 प्लस थीटा। ऐसा कुछ लिखते तो ये जी डैश की वैल्यू यहाँ पे मिलती है हमको जी कॉस थीटा। तो फिर टाइम पीरियड इसका हो जाता है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिए, यानी इन दोनों फोर्स का मैंने रिजल्टेंट निकाला, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है जी 90 प्लस थीटा। तो रिजल्टेंट कितना हो गया जी कॉस थीटा, और टाइम पीरियड लिख दिया हमने टी इक्वल 2 पाई रूट एल अपॉन जी कॉस थीटा। उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई है तो फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यानी इसी सिंपल पेंडुलम को इस सिंपल पेंडुलम को अगर हम यहाँ पे रख दें, यानी ये हमारे पास में कोई कैपेसिटर की प्लेट होगी। अब ये कैपेसिटर की प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट होगी तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। अब अगर इस सिंपल पेंडुलम को हम यहाँ पे हैंग करके रखते और इस पे चार्ज भी होता प्लस क्यू, मास होता इसका एम, तो फिर हम लोग जानते हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसका अपना वेट होगा, और वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होगा, एक फोर्स और लग रहा होगा क्यू। तो यहाँ जो इसका अपैरेंट वेट होगा वो होना चाहिए था mg प्लस क्यू ई। तो यहाँ g की जो इफेक्टिव वैल्यू है वो होना चाहिए क्यू ई अपॉन एम, और टाइम पीरियड अगर लिखे तो होगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। यानी इस तरीके से हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। यहीं पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, सपोज कि ये प्लेट तो ठीक है, ये प्लेट भी सही है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोगों को पता है फील्ड किधर होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये हो गया भाई देखो नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ अगर हम सिंपल पेंडुलम को हैंग करके रखें बट इस पे नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज अगर इस पे होता तो फिर फोर्स एक लगता वर्टिकली अपवर्ड कितना क्यू, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका अपना वेट होगा mg। तो यहाँ जो इसका अपैरेंट वेट होगा वो होना चाहिए mg माइनस क्यू। तो जी डैश की वैल्यू यहाँ क्या मिलेगी, g माइनस क्यू ई अपॉन एम। तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका 2 पाई रूट एल अपॉन जी डैश, यानी टाइम पीरियड हो गया t इक्वल 2 पाई रूट एल अपॉन जी माइनस क्यू ई अपॉन एम। तो इस तरीके से हम लोग इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ और बातें करते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बहुत इजी था, यानी यहाँ पे ये बॉब था और इस बॉब को हैंग करके ऐसे रखा, और इसमें कुछ लिक्विड टाइप की चीज या डस्ट भर दी गई। अब ऐसा करने से ये तो हो गया भाई, फिर जब कोई डस्ट या लिक्विड भर दिया गया, फिल कर दिया कंप्लीटली, तो ये देखने में क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। अब सॉलिड स्फीयर हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसकी सेंटर पे होगा। रेडियस इसकी अगर r है तो इसका जो टाइम पीरियड है इस समय क्या होगा 2 पाई रूट एल प्लस आर अपॉन जी होगा। यानी ये इसका टाइम पीरियड होना चाहिए, क्योंकि इफेक्टिव मास कहाँ से देखेंगे, इफेक्टिव डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, सेंटर ऑफ मास से करेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड जो इस सिंपल पेंडुलम का होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, तो मास से कोई लेना देना नहीं। तो इसका इस समय ये टाइम पीरियड होना चाहिए था 2 पाई रूट एल प्लस आर अपॉन जी, बट इसमें एक नीचे होल कर दिया गया। अब इसमें जब नीचे होल किया गया तो होल की वजह से क्या होगा भाई, अब होल किया जाएगा तो फिर समझते हैं हम लोग कि जो इसमें मटेरियल फिल करके रखा था वो मटेरियल लीक करेगा यानी बाहर निकल रहा होगा। अब मटेरियल बाहर निकल रहा होगा तो ये जो बॉब है इतना खाली हो गया। अब इतना खाली हो गया तो हम लोग कहेंगे कि
जो सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास पहले सेंटर पे हुआ करता था, वो सेंटर ऑफ मास अब अपने सेंटर पे नहीं होगा, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। यानी थोड़ी सी डिस्टेंस अगर ये नीचे शिफ्ट हो गया और ये डिस्टेंस फिर बढ़ जाएगी, आर एल प्लस आर प्लस एक्स होगी, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी जैसे जैसे ये मास बाहर निकल रहा होगा, सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होगा, तो टाइम पीरियड इसका धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। फाइनली जब ये और नीचे जाएगा तो लेंथ और बढ़ेगी, तो इसका टाइम पीरियड धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। फाइनली जब और नीचे जाएगा तो अब सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे ऊपर आना शुरू होगा, और जब ये पूरी तरीके से खाली हो चुका होगा, एम्प्टी हो चुका होगा, एम्प्टी होने के बाद जैसे ये पूरा एम्प्टी हो चुका, फिर इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे होगा, और वंस अगेन इसका टाइम पीरियड फिर से वही हो जाएगा 2 पाई रूट एल प्लस आर अपॉन जी। तो फर्स्ट क्या होगा, जैसे ही लीक करेगा तो फर्स्ट टाइम इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज होना शुरू होगा, और फाइनली फिर वही हो जाएगा जो इनिशियल टाइम पीरियड था। उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। अब इतनी सी बात समझ गए ना, तो थोड़ा सा और कुछ आगे डिस्कस करते हैं। तो जब इतनी बातें क्लियर हो गई, तो फिर हमने कहा कि मान लीजिए हमारे पास में दो सिंपल पेंडुलम, ये दो सिंपल पेंडुलम दिख रहे हैं, एक की लेंथ है L1 और दूसरे की लेंथ है L2। अब इनको अगर ये दोनों पेंडुलम आपको दिख रहे हैं, इनिशियली इनको हम ऐसे सेम फेज में रखते और ऑसिलेट करा देते, तो ये ऑसिलेट करना शुरू करेंगे, तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ होता है। जैसा यहाँ दिख रहा है L2 इज ग्रेटर देन L1, तो हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ लॉन्गर सिंपल पेंडुलम इज मोर देन टाइम पीरियड ऑफ स्मॉलर पेंडुलम। तो जब बड़े वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड ज्यादा होगा, तो वो स्लो ऑसिलेट कर रहा होगा, स्लो ऑसिलेट कर रहा होगा, यानी उसका ऑसिलेशन स्लो होगा। अब जब स्लो होगा और ये इसका टाइम पीरियड कम है, तो ये स्पीड में ऑसिलेट कर रहा होगा, ये दोबारा सेम फेज में कब आएंगे, तो दोबारा सेम फेज यानी दोनों फिर एक ही कंडीशन में वापस कैसे आएंगे, तो इसके लिए छोटे वाले पेंडुलम को यानी स्मॉलर पेंडुलम को कम से कम एक ऑसिलेशन एक्स्ट्रा करना होगा, और एक ऑसिलेशन का मतलब 2 पाई रेडियन एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो हमने कहा कि मान लीजिए अगर ये छोटा वाला टाइम पे ये बड़ा वाला जो दिख रहा है ये करता है 10 ऑसिलेशन, तो उतने ही टाइम पीरियड में ये जो स्मॉलर पेंडुलम दिख रहा है उसे करना पड़ेगा 11 ऑसिलेशन, यानी 2 पाई एक्स्ट्रा, एक ऑसिलेशन ज्यादा। तो फॉर सेम फेज स्मॉलर पेंडुलम में one more oscillation than bigger one। तो यहाँ पे फिर हम कह सकते हैं कि सेम टाइम में अगर ऐसी कंडीशन है, तो अगर एक करता है n और ये टाइम पीरियड हो गया इसका रूट L2, तो दूसरे को करना पड़ेगा फिर n+1 रूट L1, यानी इतने ऑसिलेशन के बाद यहाँ से हम n कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कौन कितने ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट करेगा। तो ये थी सिंपल पेंडुलम की कुछ बेसिक सी बातें। अब इसी सिंपल पेंडुलम को अगर हम लेकर के जाते हैं किसी लिक्विड में, इसको लेकर के गए, तो लिक्विड में अगर हम सिंपल पेंडुलम को लेकर के गए, तो हमें पता है कि जब ये पेंडुलम का बॉब जिसकी डेंसिटी है रो, इसे अगर हम एयर में रखते हैं, लेंथ है इसकी L0, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो होना चाहिए 2 पाई रूट L0 अपॉन जी, ये टाइम पीरियड। लेकिन जब इसको हम किसी लिक्विड में डाल देंगे, तो लिक्विड में डालने की वजह से जब लिक्विड में डाल दिया और लिक्विड की डेंसिटी हो गई सिग्मा, तो बॉब के ऊपर देखिए mg के अलावा एक और फोर्स लगेगा जिसे हम लोग कहते हैं अपथ्रस्ट।
तो जब इस बॉब को हम यहाँ पे रखेंगे, इसकी तो डेंसिटी रो होगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg। अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे क्या लगना चाहिए, अपथ्रस्ट। अब ये पानी के अंदर कंप्लीटली फिल है, तो फिर ये होना चाहिए v सिग्मा g। सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन व्हिच सिंपल पेंडुलम इज प्लेस्ड। तो यहाँ जो इफेक्टिव वेट होगा यानी mg डैश वो होना चाहिए था फिर mg माइनस अपथ्रस्ट, तो ये हो गया v रो g डैश, इधर हो गया भाई v रो g माइनस v सिग्मा g। तो यहाँ से हमें मिलेगा g डैश इक्वल होगा g 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। अब टाइम पीरियड अब हो जाएगा t जो होगा 2 पाई रूट एल नॉट अपॉन g 1 माइनस सिग्मा अपॉन। अब देखिए कि यहाँ देखें हम तो टी नॉट कितना है 2 पाई रूट एल नॉट अपॉन जी। तो इसे भी हम लोग कुछ ऐसा ही लिख सकते हैं कि अब इसका टाइम पीरियड होना चाहिए टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सिग्मा अपॉन, यानी ये टाइम पीरियड होगा अगर इस सिंपल पेंडुलम को हम एयर से हटा के किसी लिक्विड में ले जाते हैं। इतनी बात समझ गए भाई। तो उम्मीद है कि आप सिंपल पेंडुलम की बेसिक एबीसीडी तो समझ गए होंगे। इससे आगे की कहानी आप लोग खुद करेंगे। तो अब हमें भी आप इजाजत दीजिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं इसी टाइम पे इसी जगह।